In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, Assalamu alaikum. I, Miss Rabia, welcome you in the series of all subjects lectures based on single national curriculum from grade 1 up to grade 5. In this video, I am going to solve the exercise of unit 13 when something went wrong, जब कुछ गलत हो जाए. Let's start part A, oral communication, page 130. Learning these sounds. Intonation. Intonation pattern is the way a person's voice rises and falls. इंटोनेशन क्या है? एक पैटर्न है जिसमें इंसान की आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है, यानी इंसान का स्ट्रेस पैटर्न, वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस पैटर्न की कितनी ऊंचाई से, कितनी फोर्स के साथ वो वर्ड्स को प्रोनाउंस करता है, कितनी लो वॉल्यूम के साथ, लो स्ट्रेस के साथ या अनस्ट्रेस वो करता है वर्ड्स को. डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, ये डिपेंड करता है किस पे कि आप क्या बात कर रहे हैं. There are two types of intonation, rising and falling intonation. Intonation क्या है? दो तरह की है, एक rising intonation, एक falling intonation. Rising यानी कि ऊपर की तरफ जाना, आवाज़ का बढ़ना, ऊपर की तरफ जाना, और falling क्या है? आवाज़ का नीचे की तरफ आना, आहिस्ता हो जाना, कम स्ट्रेस होना. Read the given sentences and notice the use of intonation. दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ें और इंटोनेशन को नोट करें. पहले है राइजिंग इंटोनेशन. राइजिंग इंटोनेशन के ये सेंटेंसेस हैं. आवर वॉइस फॉल एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट के आखिर में हमारी आवाज़ जो है इसमें ऊपर की तरफ होती है, यानी कि आवाज़ का जो स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा होता है. इन येस और नो क्वेश्चंस, ये ज़्यादातर येस और नो क्वेश्चंस में होती है. कौन सी? राइजिंग इंटोनेशन. This scene is beautiful, isn't it? देखिए isn't it को हमने सही प्रॉपर प्रोनाउंस किया, तो एंड पे ये देखें राइजिंग हो रही है. Do you sell clothes? इसमें आप देखें क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में भी जो है वो राइजिंग होती है. Are you hungry? Are you hungry? देखें हंग्री में भी देखें लास्ट में आवाज़ जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है. आप फॉलिंग इंटोनेशन को ज़रा नोट करते हैं. और वॉइसेस फॉल ऑन द फाइनल स्ट्रेस लेवल ऑफ अ फ्रेज और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. यानी फॉलिंग इंटोनेशन क्या है? हमारी आवाज़ जो है वो, हमारा स्ट्रेस जो है उस लेवल पे कम हो जाता है सेंटेंस के एंड पे, लास्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं या फ्रेज होते हैं. और इन WH क्वेश्चन में ये है कि फॉलिंग इंटोनेशन होती है, और कमांड्स में फॉलिंग इंटोनेशन है, और एक्सक्लेमेशन में फॉलिंग इंटोनेशन है. ठीक है, ऊपर क्या था? येस नो क्वेश्चंस में, और इसमें देखें कि इन WH क्वेश्चन, इन कमांड्स एंड इन एक्सक्लेमेशन स्टेटमेंट्स. अब देखें वेयर्स द नियरेस्ट बैंक. व्हाट, इसमें देखिए शुरू में हम स्ट्रेस दे रहे हैं WH क्वेश्चंस में, व्हाट पे, डू पे, दैट्स पे. देखिए वेयर्स द नियरेस्ट बैंक, व्हाट इज योर नेम, डू यू रन ऑन रोड्स, दैट्स ग्रेट. ये सारी एग्जांपल्स हैं. नाउ लर्निंग टू स्पीक. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग विद प्रॉपर इंटोनेशन. प्रॉपर इंटोनेशन के साथ इस डायलॉग की हमने प्रैक्टिस करनी है. हफ्सा. Teacher, could I go home early today? Miss Sarah, but why do you want to go home early? Are you feeling all right? Hafsa, yes, I'm fine. My grandfather is in hospital. I want to go and give him a bucket. Miss Sarah, oh, that's really sad. You can go after break time. Hafsa, thank you, teacher. Now practice the dialogue given above about how to take leave from different reasons by using polite words. इस पे मेरी अलग से वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. Now part B, reading and critical thinking. Answer these questions. What was wrong with the parcel? पार्सल के साथ क्या गलत था? The parcel did not contain story books which was ordered by Hafsa's mother.
पार्सल जो है वो स्टोरी बुक्स का नहीं था जिसका ऑर्डर किया गया था। हफ्सा की मदर ने स्टोरी बुक्स का ऑर्डर किया था, जबकि ये दूसरी बुक्स थी। What type of stories does Hafsa like to read? Hafsa like to read adventure stories. Which story book do you like? Why? आपको कौन सी स्टोरी बुक पसंद है और क्यों? I like detective story books because these books provide sense of search and curiosity. Next question is read the lesson again and fill in the blanks with the correct options. Hafsa was anxiously waiting for her storybooks. Doorbell is an example of dash noun, a compound noun. Hafsa's mother wrote dash to the company, a complaint. Her dash ordered storybooks for Hafsa, her mother. Now analytical reading. Read a formal and informal letter from the internet or a children's magazine. Note its important features and differences in your notebook. जी, क्या है कि आपने एक फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल जो बड़ी बड़ी कंपनीज अदारों को लिखा जाता है और इनफॉर्मल जो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को लिखते हैं जिसमें आप इनफॉर्मल होते हैं, तो दो लेटर्स आपने पढ़ने हैं, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल नेट से या फिर चिल्ड्रन मैगजीन से। फिर इसके अहम जो नुकात है, फीचर्स जो हैं वो जो डिफरेंसेस हैं इन दोनों में वो आपने नोट करना है। Now part C, language focus. Read the given words with their meanings. Console, to comfort someone. Adventurous, willing to try something daring. Parcel, something that can be sent by post. Anxiously, in a worried or nervous way. Disappoint, to make somebody feel sad. Accept, to think or believe that something will happen. Next is regular and irregular plural nouns. Regular और irregular plural nouns देखते हैं। Read the given rules for regular and irregular plural nouns. First one is add s to most nouns. ज़्यादातर nouns के बाद में s लगाने से plural form में ये चेंज हो जाते हैं नाउन, जैसे बुक से बुक्स और पार्सल से पार्सल्स। यानी मोस्टली नाउन्स ऐसे हैं जिनके एंड पे हम ओनली एस ऐड करेंगे तो ये प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट रूल इज ऐड ई एस टू द नाउन एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच, एक्स और जी। ऐसे नाउन्स जिनके एंडिंग लेटर्स एस, एस एच, सी एच, एक्स और जी हों उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम ई एस ऐड करते हैं। लाइक इंच, इंचेस, बॉक्स, बॉक्सेस। देखिए इंच में सी एच था, सी एच लास्ट पे आ रहा था और बॉक्स में एक्स लास्ट में आ रहा था, तो ऐसे लेटर्स के एंड पे हम ई एस ऐड करके इनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। थर्ड, ऐड एस टू द मोस्ट नाउन दैट एंड इन ओ। बहुत सारे वर्ड्स जो ओ में एंड हो रहे हैं उनके साथ एस ऐड करेंगे। लाइक रेडियो से रेडियोस, वीडियो से वीडियोस। Add es to a few nouns that end in o. कुछ ऐसे भी nouns हैं जो o पे एंड होते हैं तो हम उनके साथ es लगाते हैं, जैसे टोमेटो से टोमेटोस, हीरो से हीरोज, एंड पे es ऐड हुआ। Change y to I and add es to most noun ending in y. इसका मतलब ये है कि बहुत सारे नाउन जो y पे एंड होते हैं जिनका लास्ट लेटर y होता है, हम उस y को I में चेंज कर देते हैं और उसके एंड पे es ऐड कर देते हैं तो ये प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जैसे सिटी से सिटीज़, y की जगह I आ गया और एंड पे es लगाने से ये प्लूरल फॉर्म सिटीज़ में चेंज हो गया। इफ़ अ वोवल कम बिफोर y ऐड s। अगर कोई वर्ड है और उसके लास्ट में लास्ट लेटर y है लेकिन y से पहले
वॉवल है। क्या है? लास्ट लेटर वाई है और वाई से पहले वॉवल लेटर है तो हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। ये रूल सारे आपने याद रखने हैं कि प्लूरल्स किस तरह से हमने नाउन के प्लूरल्स बनाने हैं। चेंज एफ टू वी एंड एड एस टू मोस्ट नाउन दैट एंड इन एफ और एफ ई। अगर किसी वर्ड के लास्ट में एफ है और उसका प्लूरल फॉर्म में उसको चेंज करना है तो वी में चेंज कर देंगे और एफ को वी में चेंज कर देंगे और उसके एंड पे ई एस ऐड कर देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे लीव से लीव्स और वुल्फ से वुल्व्स। पेज 133। एड एस टू अ फ्यू नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ ई। कुछ नाउन जो एफ और एफ ई पे एंड हो रहे हैं उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए उनके आगे सिर्फ एस का इजाफा करना है। जैसे रूफ से रूफ्स, कफ से कफ्स। प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन आर इर्रेगुलर। जी, पीछे तो था रेगुलर नाउन्स को कैसे हमने प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ इर्रेगुलर नाउन्स होते हैं, कुछ प्लूरल फॉर्म जो है वो इर्रेगुलर होती हैं। पहले तो हमने कुछ ऐड करके उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज किया था। आप देखिए स्पेलिंग्स का डिफरेंस है। जैसे मैन से मैन, टूथ से टीथ, यहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंस आ गया। मेक नो चेंज। कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं कि वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही तरह से रहते हैं, कोई उनमें तब्दीली नहीं आती। जैसे शीप, सिंगुलर भी शीप ही है, प्लूरल भी शीप है। डियर भी सिंगुलर शीप है और प्लूरल भी शीप है। चेंज ऑन टू ए, यानी कि कुछ ऐसे नाउन जिनका एंड पे ऑन है तो उसको ए में चेंज करेंगे। जैसे फिनोमिनन है तो इसको प्लूरल फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो ये फिनोमिना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन नाउन्स बिलो। हेयर, हेयर ही रहेगा, प्लूरल भी इसका हेयर ही है। फ्लाई, फ्लाइज। टूथ, टीथ। लेटर, लेटर्स। बेंच, बेंचेस। नाइफ, नाइव्स। बुक, बुक्स। पोटैटो, पोटैटोज। रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स फॉर्म। पहले हमने क्या की थी? सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स की थी, अब हम इसकी वर्ब फॉर्म्स करेंगे। इस पे मेरी अलग से भी है एक वीडियो बनी हुई है, मैं कोशिश करूंगी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अ वर्ब कैन बी रेगुलर और इर्रेगुलर। वर्ब जो है वो रेगुलर भी हो सकता है, इर्रेगुलर भी। रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बाय एडिंग ईडी। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो ईडी लगाने से बनती है, ठीक है। और इर्रेगुलर कौन से होते हैं? डू नॉट फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बाय एडिंग ईडी टू देम। और इर्रेगुलर वो वर्ब्स होते हैं जिनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो में ईडी हम नहीं लगाते और चेंजेस होती हैं उनमें। ये हम ज़रा एग्जांपल्स के साथ इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हम कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़ लेते हैं। बेस फॉर्म है एक्सेप्ट, पास्ट एक्सेप्टेड, पास्ट पार्टिसिपल क्या है? एक्सेप्टेड। ये कौन से वर्ब्स हैं? ये रेगुलर वर्ब्स हैं क्योंकि दोनों के एंड पे ईडी आ रहा है। चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड, ये भी रेगुलर वर्ब्स की एग्जांपल्स हैं क्योंकि एंड पे ईडी आ रहा है। रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, रेगुलर वर्ब्स। पैक, पैक्ड, पैक्ड, रेगुलर वर्ब्स। लिसन, लिसनड, लिसनड, रेगुलर वर्ब्स। क्वेश्चन 5, रीड द गिवन इर्रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब हम इर्रेगुलर फॉर्म्स देखते हैं कौन सी? अराइज, अरोज, अराइजन। तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हैं, स्पेलिंग्स डिफरेंट है। रेगुलर में तो हमने जस्ट ईडी को ऐड किया था तो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन गई थी, लेकिन इनमें तीनों देखें चेंज है। बीट, बीट, बीटन, इसमें अब फर्स्ट वाली दोनों एक जैसी हैं और लास्ट वाली चेंज है। चूज, चूज, चूजन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। गो, वेंट, गोन। ये कौन सी एग्जांपल्स है? सारी इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स की। अलग से इन पे एक वीडियो देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाए। Question is, write 3 examples of regular and irregular verbs in your notebook. आप अपनी नोटबुक पर 3 रेगुलर वर्ब्स की एग्जांपल्स लिखेंगे, 3 इर्रेगुलर वर्ब्स की एग्जांपल्स लिखेंगे।
रेगुलर की एग्जाम्पल्स हैं ब्रश ब्रश्ड ब्रश्ड, वॉश वॉश्ड वॉश्ड, क्लीन क्लीन्ड क्लीन्ड। और इरेगुलर की क्या है? डू डिड डन, ईट एट ईटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। UNFORTUNATELY unfortunately, EXCITEDLY excitedly, ANXIOUSLY annexionally, ADVENTUROUS adventurous। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्पेलिंग्स EX-EC, इससे कोई भी वर्ड नहीं बन रहा, ये मुझे लगता है गलती से इनसे ये स्पेलिंग्स हो गए, कुछ और लिखना चाह रहे थे ये। नेक्स्ट इज डिसअपॉइंटेड, DISAPPOINTED डिसअपॉइंटेड। नाउ ग्रामर पोर्शन, सिंपल पास्ट टेंस। लेट्स सी अ वीडियो अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। It is very important tense. Why? Because we use this tense so often to talk about all kinds of things. For example, you can use this tense to tell someone about yesterday. Let's start the topic. Past indefinite tense. What is past indefinite tense? Past indefinite tense represents an action occurred at the definite time in the past. यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस माजी में किसी खास वक्त पर किए गए काम को जाहिर करता है। माजी में किसी खास वक्त पर किए गए काम को। लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। Past indefinite tense represents an action occurred at the definite time in the past. Here, definite time. Definite time such as yesterday, last night, last week, 3 months ago, in 1921, etc. Dear students, please note, this tense is also used to represent the habit of past. For example, I loved coffee when I was young. तो माजी में जिस चीज़ के आप आदी थे उसको भी जब आप बयान करते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। फिर इसकी पहचान की तरफ आते हैं कि उर्दू फिकरात में इसकी क्या पहचान होगी। तो उर्दू फिकरात के आखिर में अलीफ, छोटी ये, बड़ी ये, लिया, दिया, गए, बैठे, जागी, सोई वगैरह इस तरह के अल्फाज आते हैं। इसके अलावा दिया था, किया था, गए थे, जागे थे, सोए थे, गई थी वगैरह वगैरह इस तरह के भी अल्फाज आखिर में आते हैं। लेट्स सी इट्स फॉर्मेशन और फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस second form of verb plus object. The rule is no helping verb will be used in simple sentences. ठीक है? Subject. What is subject? A person who works. काम करने वाला. Verb. Any action. Any work. And what is object? On which work is done. जिस पर काम हो रहा हो. Now, formation for the negative sentences is first of all subject plus did as a helping verb plus not plus first form of verb plus object, and the formation for interrogative sentences is first of all did as a helping verb plus subject plus first form of verb plus object. Can I ask a question, ma'am? Yes, why not? मैम फॉर्मेशन बताते हुए आपने बताया कि सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, फिर आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। मैम
सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ क्यों नहीं हुई, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ हुई है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमलों में फर्स्ट फॉर्म इसलिए यूज़ हुई क्योंकि इनमें डिड आ गया और डिड पहले ही सेकंड फॉर्म है डू की, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। और एक और बात जो याद रखने वाली है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है और किसी टेंस में नहीं होती। लेट्स डू सम एग्जांपल्स ऑफ दिस टेंस। अली स्कूल गया। दिस इज द टेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखें कि एंड पे गया अलीफ आया। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला के मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि काम करने वाला। तो अली स्कूल गया में सब्जेक्ट कौन सा है? मैम इसमें सब्जेक्ट है अली। एक्सीलेंट। अली स्कूल गया में जो सब्जेक्ट है वो है अली। अब फार्मूला के मुताबिक सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो अब देखें कि अली स्कूल गया में वर्ब क्या है, काम क्या है, एक्शन क्या है? मैम अली स्कूल गया में वर्ब है गया। वेरी गुड। अली स्कूल गया में वर्ब है गया, यानी कि जाना, और जाना की इंग्लिश है गो और गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो यहाँ पे अली के बाद आएगा वेंट और उसके बाद है ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, मफूल। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो फिर इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? अली वेंट टू स्कूल। और फिर जब हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो नेगेटिव फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहले अली, फिर डिड नॉट, वेंट की जगह गो टू स्कूल। वेंट सेकंड फॉर्म यूज़ हुई थी, लेकिन नेगेटिव में ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी क्योंकि डिड यूज़ हो गया और डिड ऑलरेडी डू की फर्स्ट फॉर्म है। अली वेंट टू स्कूल, अली डिड नॉट गो टू स्कूल या अली डिडंट गो टू स्कूल। फिर उसी को जब हम इंट्रोगेटिव में, सवालिया में चेंज करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है डिड वो सबसे पहले आ जाएगा और बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह रहेगा। डिड अली गो टू स्कूल, यहाँ पे भी डिड यूज़ हुआ इसलिए आगे जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म गो यूज़ होगी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो देख लेते हैं। व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस? इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑनगोइंग एक्शन इन पास्ट टाइम। माजी में काम का जारी होना जाहिर करता है। उर्दू में पहचान इसकी देखते हैं कि क्या है। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। और इंग्लिश में देखते हैं इसकी पहचान क्या है। इंग्लिश में वॉज या वर यूज़ होता है। सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ होगा। Let's see the formula of past continuous tense. First of all, subject. What is subject? Subject is a person who works. जुमले में काम करने वाला फाइल जो है वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद was या वर में से कोई एक। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ was, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, काम करने वाला एक से ज़्यादा है, तो उसके बाद वर यूज़ होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ing। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कंटिन्यूस के जितने भी टेंसेज हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज़ होगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑन विच वर्क इज़ डन, जिस पे काम हो, जिससे मुताल्लिक काम हो। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज या वर में से कोई एक, फिर ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वॉज और वर। इनके बाद फिर नॉट यूज़ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और फिर ऑब्जेक्ट। उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर,
इनमें से जो भी लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको कहते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी वॉज कुकिंग ऑल मॉर्निंग, ये सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव है। इसका नेगेटिव होगा शी वॉज नॉट कुकिंग ऑल मॉर्निंग, और इंट्रोगेटिव होगा वॉज शी कुकिंग ऑल मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉज स्लीपिंग व्हेन ही केम, नेगेटिव शी वॉज नॉट स्लीपिंग व्हेन ही केम, इंट्रोगेटिव वॉज शी स्लीपिंग व्हेन ही केम। Question is, make 3 sentences of your own using each of the tenses mentioned above in your notebook. ऊपर जो टेंसेस आपने किए हैं इनमें से हर एक पर 3-3 आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी कि 3 पास्ट इंडेफिनिट के, सिंपल पास्ट के, और 3 पास्ट कंटिन्यूस के कोई से भी सेंटेंसेस आपने खुद बनाने हैं। नाउ ट्रांजिशनल डिवाइसेस, वर्ड्स that link 2 parts of a sentences are called transitional devices. We can link 2 parts of a sentence using for example and for intense. जी, ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं जिनके ज़रिए हम सेंटेंस के 2 हिस्सों को आपस में लिंक करते हैं, और ये वर्ड्स कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल और फॉर इंटेंस। आई लाइक टू ईट हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स, बनानाज एंड स्पेनिश। I know some of the collective nouns, for instance team, classwork, flock and army. ये 2 एग्जाम्पल्स थी। अब हमने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है write 2 sentences of your own using for example and for intense को इस्तेमाल करते हुए हमने 2 मजीद सेंटेंसेस बनाने हैं, दोनों पे एक देखें। यू कैन यूज 2 कलर्स फॉर एग्जाम्पल रेड एंड पिंक, ये सेंटेंस हो गया फॉर एग्जाम्पल का। फॉर इंटेंस का सेंटेंस क्या है? व्हाट वुड यू डू? फॉर इंटेंस यू फाइंड योर स्टाफ स्टीलिंग। मूव ऑन पेज 136, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। A sentence that expresses a request or command is called imperative sentence or command. जी, सेंटेंस क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, और सेंटेंस की टाइप्स क्या है? इम्पेरेटिव और कलेक्टिव, इम्पेरेटिव और कमांड क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पहले बताए गए हैं, दैट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट और कमांड, और इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस हैं, एंड इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस गिव्स एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस। जिन सेंटेंसेस में इंस्ट्रक्शंस दी गई हों, एडवाइस की गई हो, वो इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस कहलाते हैं, और जिनमें अपनी फीलिंग्स का इजहार किया गया हो उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कमांड सेंटेंसेस कौन से हैं? शो मी योर नोटबुक, गो एंड ब्रश योर टीथ, ओपन द डोर। अब इन तीनों में देखिए कमांड दी जा रही है कि ये करो, वो करो, ये करो। इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस कौन से हैं? रीड द गिवन इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस। टेक मी टू द मार्केट, ऐड 2 teaspoons ऑफ शुगर, टर्न ऑन द फैन। ये क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि ये करो। एक्सक्लेमेटरी में देखें, आवर टीम वन द मैच, फीलिंग्स का इजहार हो रहा है। ओह आउच माई लेग इज ब्लीडिंग, ओह यू आर लुकिंग प्रीटी, और इनके एंड पे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है। तो ये 3 तरह के सेंटेंसेस हैं। अब क्या है, राइट 3 सेंटेंसेस ऑफ ईच काइंड डिस्कस्ड अबव इन योर नोटबुक। कमांड के पहले हम 3 देख लेते हैं। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट टच एवर माई फोन। इंस्ट्रक्शनल के देख लेते हैं। टेक मी टू द हॉस्पिटल, अवॉइड स्मोकिंग, टर्न ऑफ द टैप ऑफ वाटर। एक्सक्लेमेटरी में देख लें, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, ओह यू आर एडोरेबल, आई एम रियली मिसिंग दिस प्लेस। ये 3 सेंटेंसेस हो गए। नाउ मूव ऑन पेज 137, पार्ट डी, राइटिंग पार्ट। रीड द गिवन लेटर एंड नोटिस इट्स फीचर्स। यानी कि लेटर लिखने का पैटर्न क्या है, उसमें कितने पार्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेटर जो लिखते हैं वो इंग्लिश में बाएं जानिब से लिखना शुरू करते हैं, और जो लिख रहा होता है सबसे पहले लिखने वाला अपना नाम और अपना एड्रेस लिखता है, जैसे हफ्सा हाउस नंबर 271 सेक्टर बी फैसलाबाद। लिखने वाला, ठीक है, अपना नाम और एड्रेस लिखेगा।
फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर जो रिसीवर है यानी जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसका नाम और पता लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर डेट मेंशन की जाएगी, कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे आप। उसी के नीचे आप सब्जेक्ट कि क्या आपकी मतलब टाइटल आप लिखेंगे उस लेटर का कि क्या उसमें आप क्या बयान कर रहे हैं या क्या आपने मैसेज देना है या क्या पूछना है या आपका इशू क्या है। फिर उसके बाद रेस्पेक्टेड सर के बाद कोमा, और जहाँ पे कोमा है उसी के नीचे से आप लिखना स्टार्ट करेंगे जो आपकी मेन बॉडी है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट द इशू ऑफ rainwater drainage. Every year in the monsoon season, our neighborhood is flooded with rainwater as the drainage system becomes choked. We have requested the area committee many times, but the situation remains the same. Our lives have become difficult. There is the real danger of a disease breakout in our neighborhood. Please consider this issue, giving it to the highest priority. Yours sincerely Hafsa। फिर एंड पे आप बाएं तरफ ही आप अपना नाम लिखकर नीचे अपने साइन मार्क करेंगे। Now creative writing. Write a letter to the editor of any children's magazine about pollution in your area. तो स्टूडेंट्स इस पे मेरी अलग से वीडियो है। अगर आपको क्रिएटिव राइटिंग पे ये लेटर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करें, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। तो ये था हमारा आज का लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगी और उस यूनिट की ट्रांसलेशन भी करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।